9 सितंबर की वो तारीख जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में अपने दुश्मनों को निशाना बनाने की कोशिश में बमबारी की। इसके बाद कतर समेत तमाम मुस्लिम देश हरकत में आए और इजराइल की कड़ी निंदा शुरू कर दी गई। लेकिन इस बार भी सिर्फ निंदा से ही काम चलाया गया, क्योंकि किसी भी इस्लामिक देश में इतनी हिम्मत नजर नहीं आई कि वो इजराइल पर खुलकर पलटवार कर सके। कतर में दोहा में ही इस्लामिक देशों के मीटिंग बुलाई गई। वो सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाने की बात पाकिस्तान ने रखी। जी हां, वो पाकिस्तान जो हाल ही में अभी भारत से पिटा है और तमाम मुस्लिम देशों की खैरात पर पल रहा है। वो ये कहता है कि इजराइल के खिलाफ हमें खुलकर खड़ा होना होगा, वरना वो सभी इस्लामिक देशों के लिए एक खतरा बन सकता है। यही बात यूएई ने कही, यही बात तमाम और भी मुस्लिम देश कहते हुए नजर आए। लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा है। इजराइल ने साफ कहा कि जिस तरह 9/11 का जो हमला अमेरिका पर हुआ था, उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तब तमाम मुस्लिम देश इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, या फिर कुछ और भी जो पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच एक परमाणु की बात भी सामने आई। जी हाँ, क्योंकि उस मुस्लिम देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान इकलौता एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है, और शहबाज शरीफ ने कहीं ना कहीं इस मंच से भी उस परमाणु का जिक्र कर दिया। अब क्या सच में कतर या फिर तमाम मुस्लिम देशों को बचाने के लिए पाकिस्तान अपना परमाणु लेकर आ सकता है? परमाणु से वो इन देशों में होने वाली तबाही को बचा सकता है, रोक सकता है? इसे समझने के लिए हमारे साथ निपुण जी मौजूद हैं। शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। निपुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या लगता है आपको, जो एक सुर्री जो है वो पाकिस्तान ने इस सम्मेलन से छोड़ी है, क्या सच में हो सकता है? देखिए, न्यूक्लियर वेपन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन की दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली तो बात ये कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी भी कोई भी देश तभी कर सकता है जब वो ये मानकर चले कि मैं अब मरूंगा। तो मैं अगर वो मरूंगा तो वो दूसरे को मारने की बात करने लग जाता है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, अगर पाकिस्तान कहता है न्यूक्लियर वेपन यूज कर दूंगा, तो फिर क्या इजराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से पाकिस्तान जिंदा रहेगा? पाकिस्तान बच पाएगा? कदाचित नहीं। तो एक तो ये बात निश्चित है कि एटॉमिक वेपन को यूज करने वाला देश निश्चित रूप से जब मरना तय कर ले कि हमें मरना तय है, तभी वो उसका इस्तेमाल करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पाकिस्तान केवल एटॉमिक वेपन के दम पर ही अपने प्रभाव को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास करता है। हमने पहले भी देखा ईरान वाले मसले में, जब ईरान पे अटैक हो रहा था इजराइल का, तो ईरान ने कहा कि पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और भी कई बार इस प्रकार के मामले आए हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो बातें हमें बोल के आए दोहा में, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो केवल क्या है, जमा खर्च है। यही सच है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिल्कुल कोरी बकवास इस मुस्लिम जो सम्मेलन है, इस्लामिक देशों का सम्मेलन है, उस मंच से की, और पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो इस तरह का परमाणु हमला अपने मित्र देशों को बचाने के लिए कर सके। आपको याद होगा किस तरीके से ईरान ने भी इस बात को कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा परमाणु से। पाकिस्तान तब भी पीछे हट गया था। अब कहां से पाकिस्तान सामने आ सकता है? तो अब जिस तरीके की बात जो लगातार सामने आई परमाणु को लेकर, वो बिल्कुल कोरी बकवास है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान ने इसकी जुर्रत भी की, तो हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान किन बड़े सैंक्शन से जूझ सकता है, कितने बड़े प्रतिबंध पाकिस्तान पर लग सकते हैं। और पाकिस्तान जो सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कुछ पैसों पर पल रहा है, उसकी खैरात जो वहाँ से मिलती है, जो वहाँ पर पैसा आता है हर महीने या फिर हर कुछ समय बाद, उस वजह से जो पाकिस्तान है वो इस वक्त पलता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो अब उसका इस्तेमाल आतंकवाद में कर रहा हो या अपने देशों को, अपने देश में नागरिकों को खाना देने के लिए कर रहा हो। लेकिन सच यही है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली खैरात से पाकिस्तान इस वक्त चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब राजनीतिक बयानबाजी शहबाज शरीफ कुछ भी कर लें, लेकिन सच वो भी जानते हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो
इस्लामिक देशों को, चाहे वो आप कह लें भड़काने की कोशिश कर रहा है इजराइल के खिलाफ या एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसमें कितना कामयाब हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से लगातार गाजा में इजराइल कार्रवाई कर रहा है। इजराइल जो है वो गाजा को पूरी तरह वीरान कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके निंदा करने के अलावा, कड़ा विरोध करने के अलावा तमाम मुस्लिम देश इजराइल का कुछ नहीं कर पा रहे। और यही सच है। इसके बावजूद 1973 को अगर हम याद करें तो अरब इजराइल जंग में तेल हथियार का इस्तेमाल करके अरब देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर ज़रूर कुछ दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ कोई नहीं कर पा रहा। तो क्या यही सच है कि ये इस्लामिक देश क्या कोई कदम उठा पाएंगे इजराइल के खिलाफ? क्योंकि सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं और इन बयानबाजियों से इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजराइल ये साफ कह चुका है कि जब तक हमास को या फिर अपने तमाम दुश्मनों को जड़ से ख़त्म नहीं कर देता, नेस्तनाबूद नहीं कर देता, तब तक ना तो वो रुकने वाला है और ना ही वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा। वो हमास को भी ख़त्म करेगा, गाज़ा को पूरी तरीके से उजाड़ ही चुका है। जो कुछ बचा हुआ है उसमें लगातार वो बमबारी करता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है। उधर हुती हों, हिजबुल्लाह हो, और हमें याद है कि कुछ ही दिनों में 6 मुस्लिम देशों पर अकेले इजराइल ने हमले किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और किसी ने भी पलटवार करने की नहीं सोची है, सिर्फ कड़ी निंदा मंचों पर बैठकर की जा रही है। क्या सच में इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले पाएंगे या पाकिस्तान की जो मांग है वो इस्लामिक देश मान पाएंगे? इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आप इजराइल की इन तमाम कार्रवाइयों को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।